नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2019 के पूछे गए सीटेट एग्ज़ाम में ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस को। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 30 के क्वेश्चंस को, जो कि सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि किस तरीके से जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखिए दोस्तों, इसको समावेशी शिक्षा की बात की गई है और इसी के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिया है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना, तो देखिए ये गलत हो जाएगा, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। और यहाँ पे बोला है कि असक्त बच्चों के प्रति एक बस सहानुभूति, सहानुभूति कोई उसका मतलब नहीं है, और व्यवहारवादी सिद्धांत भी इसके लिए नहीं है। जबकि ये क्या है कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है कि इस पर आधारित है। और समावेशी शिक्षा का मतलब दोस्तों कि सबका साथ सबका विकास, सभी तरीके के बच्चों को एक साथ लेकर के ही आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवद याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बात करें दोस्तों याद करना, तो पहले ही गलत है, तो ये कट गया। प्रबलन पर केंद्रित नहीं है दोस्तों कि उसी पर केवल केंद्रित रहेगा, और अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं है, यह केस पे जो है प्राथमिक रूप से है, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को याद रखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं, दंडित करना चाहिए। दंड देना गलत है, ये भी आपको नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। देखिए, बार बार याद भी नहीं करना है, तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जैसा कि पहले ही 3 ऑप्शंस गलत हो चुके थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या विशेषता है। क्या केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होगा? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित और वर्गीकरण करना। देखिए, योग्यता के आधार पर हम विद्यार्थियों को नामांकित और वर्गीकरण अलग कर ही नहीं सकते। याद करना पहले बता दिए गलत है, और केवल पाठ्य पुस्तकों पर हमको निर्भर नहीं होना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में कि छात्र केंद्रित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों को हमको प्रमुखता देना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग एक एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं? क्या अलग हैं? तो बिल्कुल अलग नहीं है। स्वतंत्र का मतलब भी वही है कि उससे अलग है, या संबंधित नहीं है, तो ये भी अलग हो गया। जबकि क्या है, सन्निहित हैं, संबंधित हैं, एक दूसरे से निर्भर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर बोला है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवद याद करने की प्रक्रिया है। देखिए, याद करना, यहाँ पर स्मरण की प्रक्रिया बोल दिया है, उसका भी मतलब याद करने से ही है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? क्या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है?
यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। क्या आप कोई स्पष्ट उदाहरण देते हैं बच्चों को किसी चीज़ को समझाने के लिए और गैर उदाहरण देते हैं तो क्या बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है? नहीं, अभाव नहीं पैदा करता है, जबकि चीज़ों को और अच्छा तरीके से समझ में आती है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित करता है, तो नहीं, अवधारणात्मक ज्ञान की समझ को ही बढ़ाता है। यानी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह क्या है, एक प्रभावशाली तरीका है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है? देखिए, अगर हम बच्चे को बार बार दंड देंगे, पुरस्कार देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा है वह कम हो जाएगी। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? दिया है शारीरिक दंड। क्या शारीरिक दंड अधिगम को बढ़ावा देती है सार्थक? नहीं, बिल्कुल गलत। उसके बाद है आपका कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, बिल्कुल बात सही है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बिल्कुल बात सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, देखिए तुलना तो आपको करना ही नहीं है, तो तुलना की वजह से ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर बनेगा 2 एंड 3। 2 एंड 3 तो किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। देखिए, केवल एक व्याख्यान देकर आप अवधारणाओं की समझ को प्रकार सहज नहीं कर सकते हैं, और प्रतियोगिताओं की अवसर की व्यवस्था करके सिर्फ आप प्रतियोगिता कराएंगे तो ऐसा होगा, या फिर बार बार अभ्यास कराएंगे तो ऐसा होगा, तो सहज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप अन्वेषण खोज करने के लिए एवं परिचर्चा करने के लिए क्या करेंगे? अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तो अगर देखिए हम केवल यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए हमेशा हम उसको पुरस्कार देंगे, या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देंगे, या गलत उत्तरों को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उन्हें दंडित करेंगे, तो ये सब हमको नहीं करना है। गलत उत्तर भी क्या होता है, बच्चों को मदद करता है आगे आने वाले सीखने के लिए। ठीक है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो देखिए बात की गई है कि किस अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास भी तेजी से घटित होता है? तो ये आपका बनता है ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक जो है कि बाल्यावस्था। ये जो है आपको याद रखना है। भाषा के लिए भी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है ये सबसे संवेदनशील समय होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। उसके बाद विकास परिवर्त्य होता है।
ये बात सही है। यहाँ पे दिया है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, सांस्कृतिक जो है संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत यानी पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका दोनों, क्योंकि केवल यहाँ पर आनुवंशिक की बात की गई है, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, और यहाँ पर केवल पर्यावरण है तो नहीं, पर्यावरण और आनुवंशिकताएं दोनों चीज़ों की जटिल जो पारस्परिक क्रिया है वो जो है व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण बनती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण पूछा है, न कि प्राथमिक पूछा है, तो द्वितीयक वो बनेगा आपका विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, पहला आपका पूछता तो आपका अलग बनता, ठीक, दूसरा पूछा है तो विद्यालय एवं मीडिया। पहला पूछता तो आपका परिवार बनता, पास पड़ोस बनता, ठीक है, तो दूसरा है द्वितीयक कारक पूछा है तो आपको विद्यालय एवं मीडिया। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि हम पहले ही बोले 15 से लेकर के 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कि हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है 15 से लेकर 30 क्वेश्चन को, यानी पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और आगे जो है कि इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो लोग भी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यदि उनको प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा करना है, जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं, तो वो दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके पूरा जो है कि डिस्कस किया जा रहा है, तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।